नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के मूलभूत सिद्धांत या फिर डीपीएसपी। क्या होते हैं डीपीएसपी? आज इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस क्लास में जानने वाले हैं। सो वेलकम टू माय एकेडमी। मैं वर्षा यादव आपके लिए पॉलिटी का एक नया लेक्चर लेके आ रही हूँ जो कि आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। साथ ही हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले माय एकेडमी के बारे में। माय एकेडमी यूपीएससी के लिए आपको एक नया ही सेपरेट बैच आपको उपलब्ध करा रहा है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। ओके, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक मूलभूत सिद्धांत जो कि राज्यों के लिए दिए जाते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज ये जो कुछ समय हम यहाँ पे क्लास में बिताने वाले हैं, इसमें हम किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, किन चीज़ों पर हमारा विशेष ध्यान होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे केंद्र बिंदु के रूप में कुछ मुख्य प्रश्न रखे हैं जो आपकी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो आज हम बात करने वाले हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। अगर हम प्रश्न की बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? क्लियर है? दूसरा प्रश्न, संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? प्रश्न तीसरा, नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण को समझाइए। अगला प्रश्न है, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों को समझाइए। क्लियर है? ऐसे ही कुछ और प्रश्न हैं, उदारवादी नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन, साथ ही मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या संबंध है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किसको दिए जाते हैं? व्यक्ति को दिए जाते हैं। साथ ही जब हम बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, तो ये एक तरीके से निर्देश हैं। किसके लिए निर्देश हैं? ये निर्देश है राज्यों के लिए, ठीक ना। किसके लिए निर्देश हैं? ये निर्देश है राज्यों के लिए, ठीक। इन्हीं सब बिंदुओं पे आज हम बात करने वाले हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्यों जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये एक्चुअल में है क्या, क्यों जरूरी है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और आज जानते हैं हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी मुख्य पॉइंट हो सकते हैं, उन सभी को। क्लियर है? चलिए जब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, क्लियर, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, या मैं बोल रही हूं कि तीसरा शब्द एक आप लोग सुनते हैं डीपीएसपी, ठीक। हिंदी मीडियम वाले हैं आप, ये शब्द तो बहुत मतलब रेयर केस में मान के चलती हूँ कि आप लोगों ने सुना हो, ठीक है। तो जो नहीं सुना है तो भी हम इस चीज को यहाँ जानेंगे। क्लियर है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ऐसे निर्देश, ऐसे दिए गए निर्देश जो कि राज्यों को दिए जा रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति को, ठीक। ऐसे ही हम अगर जनरली बात करें कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, तो ये एक तरीके के निर्देश हैं जो राज्यों को दिए जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम राज्यों को निर्देश देने की क्या जरूरत है। तो इस चीज के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ठीक, ये साधन है कहां तक जाने के? साध्य तक जाने के। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम मतलब समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा ठीक से समझाइए। इस चीज को हम ऐसे समझें कि जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं,
हम नागरिकता की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कुछ दायित्व होते हैं, कुछ हमारे पास अधिकार होते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तो ये ऐसी चीजें हैं जो राज्य प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, प्राप्त करके इनको क्या बनाना चाहता है, इसको अधिकार मतलब कि मौलिक अधिकार बनाना चाहता है। लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि राज्य जब ऐसी परिस्थितियों को विकसित कर लेगा, राज्य जब ऐसे सारे साधनों को जुटा लेगा कि जब इन चीज़ों को उपलब्ध कराने की स्थिति में आ जाएगा, तब वो राज्य लोगों के लिए इन चीज़ों को कन्वर्ट करके इनको बदल के किस में परिवर्तित कर देगा, मौलिक अधिकारों में। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक साधन है जो सत्य की तरफ जाना चाह रहा है। क्लियर है? चलिए, जब हम नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं, हम पॉलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होके चलती हैं। जब हम बात करते हैं संविधान, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय हमने कुछ चीज़ें बहुत सारे देशों से ली थी। मैं कुछ चीज़ें क्यों कह रही हूँ इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर कभी, ठीक है। चलिए, तो क्यों बात करते हैं, जब हम संविधान बना रहे थे उस समय हमने बहुत सारे देशों का अध्ययन किया। कम से कम 60 देशों में हमारे यहाँ के लोगों को, प्रतिनिधियों को भेजा गया। उसके बाद उनने उन देशों से जो कुछ उनके संविधान में अच्छा था उन सारी चीज़ों को हमने अपने संविधान में क्या दिया, स्थान दिया, उनको इंक्लूड किया, उनको हमने समाहित कर लिया, ठीक। और इसीलिए आलोचना भी, जब हम संविधान की आलोचना की जाती है तब हम इस चीज़ को देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ये उधार का संविधान है, हमने किसी और से लिया है। लेकिन इस चीज़ के पक्ष में भी जब तर्क दिए जाते हैं कि हालांकि हमने मानते हैं कि हमने किसी और से संविधान लिया, लेकिन हमने उस संविधान को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ही उसको एक्सेप्ट किया, ये नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठा के ले आए। क्लियर है? तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखें। अब एक और प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम मतलब हम ये संविधान की सोर्सेस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि हम कहाँ से लिया। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये भी हमने कहीं ना कहीं से लिए हैं, ठीक। और जो उधार की ली गई चीज़ों के बारे में हम बात जब करते हैं तो ये भी एक वहीं से उधार ली हुई चीज़ है, ठीक। तो कहाँ से लिए गए हैं, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये लिए गए हैं कहाँ से, आयरलैंड से। क्लियर है? कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। अब जब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व, क्लियर है? चलिए, अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न उठेगा, और प्रश्न उठना लाजमी है, ये मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आपके दिमाग में प्रश्न उठना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इससे आपकी सजगता का पता चलता है, ठीक। अब हमने बात कर ली कि हमने उधार का जो संविधान, जिसको तथाकथित उधार का संविधान कहा जाता है, तो हमने ये चीज़ वहाँ से ली, और ये कौन सी जगह थी, ये नाम था आयरलैंड। अब जब हम संविधान में बात करते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ रखा गया है, ठीक, तो ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? याद रहेगा कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। भाग कौन सा है, भाग 4 है। साथ ही कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो अनुच्छेद हैं ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं। क्लियर है? नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु केंद्र व राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तब हम इन चीज़ों को समझते हैं कि हम भारत को एक समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, जिसमें हम लोगों को क्या देंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। ये कौन कह रहा है, ये राज्य कह रहा है। किससे? लोगों से, ठीक है। इस चीज़ की व्याख्या हमें प्रस्तावना में मिलती है, और यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे रखी, जिसको हम कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या है
केंद्र और राज्य सरकार को दिए जाने वाले निर्देश हैं या फिर मार्गदर्शन के रूप में ये कार्य करते हैं। मार्गदर्शन के रूप में किस तरह, हम बात कर रहे थे ना कि नीति निर्देशक सिद्धांतों से इनको कहाँ परिवर्तित करके कहाँ ले जाने की बात करते हैं। ये यहाँ से डीपीएसपी से कहाँ पे, फंडामेंटल राइट, मतलब कि मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार बनाने के लिए इनको प्रतिबद्ध है। और प्रतिबद्धता तो मतलब प्रतिबद्धता नहीं है, वही है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जब हम डेवलप कर लेंगे, विकसित कर लेंगे, तब हम इन सारे नीति निर्देशक तत्वों को क्या बना देंगे, मौलिक अधिकार बना देंगे। क्लियर है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक है। यही बात हमने जस्ट यहाँ पे की थी। अब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, ठीक, क्यों जरूरी है नीति निर्देशक सिद्धांत। उद्देश्य की जब बात आती है तो शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक आर्थिक, क्लियर है, सामाजिक आर्थिक और कुछ सामाजिक उद्देश्यों की जब बात करें तो इनकी परिस्थितियों और तत्काल मतलब उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए, जिसमें कि आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य के सोपान हो सकते हैं, इस चीज को बनाने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए। क्लियर है। याद रहेगा कहाँ से लिए गए हैं, इनकी व्यवस्था संविधान में कहाँ की गई है। तीसरी चीज कि ये हैं क्या, ठीक, ये निर्देश है राज्यों के लिए। इसके बाद बात आती है इसके उद्देश्य की। तो शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक आर्थिक और सामाजिक आर्थिक उद्देश्य जो हैं, क्योंकि हम प्रस्तावना में ये पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि हम देश को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्रात्मक राज्य बनाएंगे, ठीक, उसमें लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। और इसी के उपलक्ष्य में हम किसको पढ़ते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए अब नीति निर्देशक सिद्धांतों को जब हम और विस्तार से देखने की बात करते हैं तो इनको 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। किस तरीके से, आर्थिक समाजवादी सिद्धांत, दूसरे हैं गांधीवादी सिद्धांत और तीसरे हैं उदारवादी सिद्धांत। क्लियर है। कौन कौन से सिद्धांत, आर्थिक समाजवादी सिद्धांत, क्लियर है, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। अब नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम इस रूप में और विस्तार से पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना होती है। पिछले सालों के यदि आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को हर साल मिल जाते हैं। क्लियर है। और इसीलिए इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है, इसकी महत्ता भी बढ़ जाती है। चलिए, जब हम आर्थिक समाजवादी लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसके तहत भी कुछ अनुच्छेद आते हैं। क्लियर है। ऐसे ही जब हम गांधीवादी सिद्धांतों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद आते हैं, कुछ आते हैं उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत। जब हम आर्थिक उदार समाजवादी सिद्धांतों की बात करते हैं तब इस समय हम फिर से प्रस्तावना की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम समाजवादी आर्थिक लोकतांत्रिक राज्य बनाने की बात करते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए हम कुछ अनुच्छेद जब देखते हैं तो इसमें पहला नाम आता है अनुच्छेद 38 का, ठीक, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अगेन मैं लिखूं अनुच्छेद 39, अगला अनुच्छेद, ठीक, 42, अनुच्छेद 43, ठीक। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं जिनको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, आर्थिक समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत। क्लियर है। चलिए, जब हम 38 को देखते हैं, आप थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराने की बात करता है। क्या करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराने की बात करता है। क्लियर है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, यहाँ देख लेते हैं,
चलिए, आर्थिक समाजवादी नीति निदेशक तत्व का मुख्य लक्ष्य क्या है? कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है, जिसकी प्राप्ति हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद, जस्ट हमने बात की कि कुछ अनुच्छेद आते हैं जो आर्थिक समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। पहला अनुच्छेद 38, राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। और यही चीज जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, मैं अगेन प्रस्तावना पे आपको ले जा रही हूँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, क्योंकि वहाँ हम जो न्याय देखते हैं वो 3 तरीके से न्याय को हम वहाँ पे विभाजित करते हैं। क्लियर है? तो क्या करेगा? राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा। अगला अनुच्छेद 39, स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। और इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बोलूं कि यहाँ पे आप स्टार लगा लेना या चंदा मामा, सूरज चाचा, जो चाहे बना लेना। मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज बोलती हूँ कि ये स्वतंत्रता मैंने आप लोगों को दे रखी है, और स्पेशली तब जब हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे स्वतंत्रताओं की भी बात करते हैं, और अगर मैं भी स्वतंत्रता नहीं दूंगी तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि स्त्री पुरुष सभी को मतलब जीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे, या पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। और इसी के तहत हम बात करते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन। क्लियर है? हालांकि आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को लेके चलती हूँ कि जब हम पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम अपने आप ही समाहित कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि मैम कैसे? जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो अनायास ही सामाजिक जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं वो भी हम इसमें समाहित कर लेते हैं। हम उन सभी चीज़ों को समाहित कर लेते हैं जो समाज के लिए की जा रही हैं और सरकार के द्वारा की जा रही हैं। क्लियर है? तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात आती है, तब आता है अनुच्छेद 39। ठीक, तो ये चीज़ हम ये इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं कि क्या पहले ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कुछ था कि ऐसा होता होगा, ठीक, कि लोगों को महिला और पुरुष के लिए अलग अलग वेतन दिया जाता होगा। हाँ बिल्कुल, जब आप महिला सशक्तिकरण जैसा टॉपिक आप पढ़ते हैं जो कि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, ठीक, और ये ना सिर्फ आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही जब आप निबंध लिखते हैं ना, निबंध लेखन, इसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, और वहाँ पर भी आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि जब कभी महिला की समानता की बात आती है तो सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की बात आती है, तब आप यहाँ वहाँ पे ये वाली चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, सरकार के द्वारा कुछ ऐसे भी प्रयास किए गए हैं जिससे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, और उस चीज़ के लिए आप स्पेशली मेंशन करें अनुच्छेद 39 जो कि स्त्री पुरुष के लिए समान जीविका के साधन उपलब्ध कराने की बात करता है, साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। क्लियर है? तो ये हमने 2 अनुच्छेद अभी डिस्कस किए जो कि थे 38 और 39। अगला अनुच्छेद 42, और यहाँ पर तो मैं कहूँ कि डबल स्टार लगा लो, आप उल्का पिंड बना लो, और विशिष्ट बनाना है। शनि ग्रहवश बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, तब तक हम और आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? तो चंदा सूरज जो चाहे आप बना लें। अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक, इस चीज पे हमने डबल स्टार लगाया है। क्यों लगाया है, इस चीज को आप आगे चल के समझ लेंगे। क्या है कि कुछ समय पहले, अगर मैं ये थोड़ी सी आशा आपसे लगाऊं तो मुझे ये आशा है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप संघ लोक सेवा आयोग के लिए तैयारी कर रहे हैं,
तो ये चीज़ें मतलब अनायास ही आपके साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं समसामयिकी या करंट अफेयर, ठीक। या फिर वो चीज़ें जो सरकार के द्वारा की गई, कुछ विधि निर्माण है, कुछ नियम है, कुछ विधेयक आया है, कुछ कानून बना है, और स्पेशली जब वो महिलाओं के लिए बना है तो ये बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें और बिल्कुल अपनी कॉपी में मेंशन कर लें। क्लियर है। कुछ समय पहले एक कानून मतलब एक संशोधन आया था, ठीक, जिसको हम कहते हैं मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक। क्लियर है। इसके तहत महिलाओं को जो मातृत्व का जो अवकाश है उसकी अवधि बढ़ा दी गई थी। क्लियर है। यहाँ मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, मातृत्व लाभ संशोधन। क्लियर है। मातृत्व लाभ संशोधन आया था 2016 में आया था, ठीक। इसके पहले मतलब ये संशोधन है तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले कुछ और अधिनियम बना होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, लाभ विधेयक आया था, ये आया था 1961 में। और इस विधेयक में किया गया संशोधन, जो कि ये जो 1961 का जो संशोधन था, ठीक, ये एक स्त्री को उसके उस समय के लिए मतलब कि जब उसने किसी एक बच्चे को जन्म दिया हो, उस समय से कुछ समय तक के लिए एक अवकाश देता था, वो भी वैतनिक अवकाश, ठीक। मतलब कि उसको उतने जितने समय तक वो उसको अवकाश दिया गया है उस समय तक का उसको पूरा पेमेंट दिया जाता था, मतलब कि सवेतन उसको छुट्टी दे दी जाती थी, ठीक। 1961 में जो ये विधेयक आया था, इस समय ये अवधि थी 12 सप्ताह की। कितनी थी? 12 सप्ताह की, ठीक। लेकिन जब ये नया संशोधन आया तो इसको 12 से बढ़ा के क्या कर दिया गया? 26 सप्ताह कर दिया गया, ठीक। तो ये चीज आपके दिमाग में हमेशा से होनी चाहिए कि जब आपके दिमाग में आए मातृत्व लाभ संशोधन आए या मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक आए या फिर आपको मैटरनिटी लीव की कहीं बात आए, तब आपके दिमाग में ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि ये अनुच्छेद 42 से संबंधित है। क्लियर है? क्या चीजें समझनी है? मातृत्व लाभ, मातृत्व अब जो अभी रिसेंट में आया है, क्या संशोधन होके आया है? 12 से बढ़ा के 26 सप्ताह अवकाश कर दिया गया, वो भी सवैतनिक। क्लियर है? साथ ही ये जो नया जो संशोधन आया, इसमें 2 चीजें और जोड़ दी। एक जोड़ दिया गया सैरोगेट मदर जो होती हैं, इनको भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप गोद लेते हैं, ठीक, गोद लेने वाली माता को भी ये अवकाश मिलेगा, ठीक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये अवकाश क्यों दिया जाता है? तो इस चीज के लिए हम चलते हैं WHO पर, ठीक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मानना है कि जिस समय एक शिशु का जन्म होता है उस समय से लेके 12 या मतलब ये जो अवधि है 26 सप्ताह की, कुछ उस समय तक उसका विकास हो रहा होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। और ऐसी स्थिति में उसके माता का उसके समीप होना बहुत अनिवार्य है, ठीक। उस एक शिशु के भली प्रकार से विकास के लिए उसके माता का उसके समीप होना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए मातृत्व जो लाभ है ये दिया जाता है। क्लियर है? और ये संशोधन जो आया है ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला संशोधन, अगला अनुच्छेद 43A, राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम, संस्थाओं या कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा, ठीक।
ये चीज़ें भी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोग करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए डेली में न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और न्यूज़ सुनते भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों से थोड़ा सा आशा कर ही सकती हूँ। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे कि मैम अरे यहाँ पे ये कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, हम जब तैयारी कर रहे हैं वो भी ऐसी परीक्षा की जिसमें पास फेल होने के बजाय हम आगे और पीछे रहते हैं। मेरा हमेशा ये कहना होता है, इस परीक्षा में कोई पास फेल नहीं होता, क्योंकि हम परीक्षा भी, जब हम परीक्षा की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं प्रतियोगिता। ठीक, कि जो आगे निकलेगा और जो पीछे रहेगा। तो इसमें कोई पास फेल नहीं होता, बस ये होता है कि किसी के पास पोस्ट होती है और किसी के पास नहीं होती है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग पोस्ट अचीव करें। ठीक है, जाना है कि नहीं? चलो, लवसना की बात कर रही हूँ मैं, नहीं तो आप लोग बोलने लग जाएंगी मैम कहाँ जाने की बातें कर। मैं लवसना की बात कर रही हूँ, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुए अनुच्छेद 43, जो कि हमारे कौन से सिद्धांत से जुड़ा था? आर्थिक समाजवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। क्लियर है? चलिए, अगले की हम जो बात करते हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शनों को भारतीय संविधान में शामिल करने के उद्देश्य से गांधीवादी सिद्धांतों को भारतीय संविधान के भाग 4, जिसको हम कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया। क्लियर है? किसके दर्शन को बताने के लिए? गांधी जी के दर्शन को, उनके सिद्धांतों को भारतीय संविधान में समाहित करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। क्लियर है? चलिए, इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम अनुच्छेद 40 में ऐसा क्या है, और मैं इसको कहती हूँ कि इसको स्टार बना लें, चंदा मामा बना लें, सूरज चाचा बना लें, जो चाहे इस पे आप बना सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा है, मैं आप पर छोड़ती हूँ। क्लियर है? चलिए, जब हम अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो कुछ नई चीजें आती हैं सामने। कैसी? पंचायती राज। पंचायती राज दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये जो अनुच्छेद है ये पंचायतों के गठन के बारे में उपबंध करता है। ठीक, क्या करता है? पंचायतों के गठन के बारे में उपबंध करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40। और इसी से जुड़ी एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं पंचायती राज की, ठीक, उसके साथ ही कुछ चीजें और जुड़ी होती हैं। इसके साथ एक संशोधन जिसको हम कहते हैं 73वां संविधान संशोधन, साथ ही एक अनुसूची जो कि जोड़ दी गई बाद में 1992 में। ठीक है, तो अनुसूची संशोधन और अनुच्छेद 40, इनका संबंध आपस में बहुत ही घनिष्ठ है। साथ ही गांधी जी, ठीक, क्योंकि गांधी जी हमेशा ऐसे राज्य की बात करते थे जिसमें कि स्वराज हो, ठीक, अपना प्रशासन खुद करने का अधिकार सबको हो, और ग्राम स्वराज जैसी बातें महात्मा गांधी ने अपने कई लेखों में की हैं। उनकी कई जगह, कई पुस्तकों में उन्होंने इस चीज का उल्लेख किया है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी हमेशा ग्राम स्वराज की बातें किया करते थे। क्लियर है? तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, 43 और 48A, ये सारी चीजें गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं। अब इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। चलिए, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा, उन्हें स्वायत्त रहने की शक्तियां प्रदान करेगा। ठीक, और आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य ने कदम उठा भी लिया। ठीक, और ये कदम उठाया 1992 में, जब आया 73वां संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक,
संविधान संशोधन आया और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, ये सारी चीजें आपको एक साथ याद रखनी है। जब अनुच्छेद 40 आए तो 73वां संविधान संशोधन गांधी जी और अनुसूची जो कि है 11वीं। क्लियर है? अनुसूची। चलिए अगला, अनुच्छेद 43 राज्य गांवों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर गठित करने का प्रयास करेगा। फिर से राज्य ने विचार ने प्रयास किया। ठीक, सहकारी समितियों के बारे में उपबंध किया। बात कर रहे हैं ना कि ये एक साधन है, साध्य की तरफ जाना चाहते हैं। ये एक हमारा रास्ता है, मार्गदर्शन कर रहा है, हमको पहुंचना कहीं और है। हमारी मंजिल क्या है? मौलिक अधिकार या कुछ ऐसे अधिकार लोगों को दे दिए जाएं जिससे कि उनका जीवन और सरल हो जाए। क्लियर है? तो इसके लिए 2011 में राज्य के द्वारा, राज्य इन सेंस राष्ट्र, ठीक, राज्य इन सेंस राष्ट्र या देश या भारत, यहाँ पे 2011 में सहकारी समितियों के गठन के बारे में उपबंध कर दिया गया। सहकारी समितियों को क्या कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसके लिए अगेन एक संशोधन किया गया। क्या किया गया? एक संशोधन किया गया और ये संशोधन था 97वां संविधान संशोधन था। जब हम संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, जब हम उस सपना देखते हैं जहाँ पे हम खुद को IAS देखते हैं, ठीक है, हम एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे खुद को देखते हैं, तो हम वो सारी बाधाएं दूर करने के लिए, पार करने के लिए भी मोटिवेट होते हैं और तैयार होते हैं जो कि हमारे सामने होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा और चुनौती होती है सिलेबस। ठीक, सिलेबस के साथ वो चीज़ें कुछ जो हमारे मतलब हमको कुछ चीज़ें होती हैं जो याद करनी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं समझनी होती हैं। ठीक, लेकिन जिस तरीके से हम सिलेबस को देखते हैं, सारी चीज़ें एज अ ह्यूमन हम याद करने और रटने की प्रवृत्ति पे नहीं चल पाएंगे। क्यों? इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे पेपर हैं, आप कैसे पढ़ पाओगे? और इतने सारे पेपर में भी, इतने सारे प्रश्न पत्रों में भी आपको कई टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ को रटें। तो इस चीज़ का सीधा सा तरीका ये है कि आप चीज़ों को क्या करें? कनेक्ट करते हुए चलें। और यही कनेक्शन हम यहाँ माई अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध कराएंगे कि एक्चुअल में तैयारी कैसे की जानी चाहिए। क्लियर है? हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से हम उस तैयारी को उस लेवल पर ले जा सकते हैं कि जहां पर हमने जो सपना देखा है IAS बनने का, उसको हम साकार कर सकें। क्लियर है? फिर कहूँगी कि लवासना जाना है कि नहीं। आप लोग बड़े बड़े स्टेटस लगाते हो ना, हर रोज़ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाओगे, तो वो सिर्फ स्टेटस तक ही वो चीज़ें ना रह जाएं, हम उसको बहुत जल्दी प्राप्त करें। उस चीज़ के लिए भी हमें आगे आके कुछ प्रयास करने होंगे। क्लियर है? और इसी प्रयास के तहत आप बहुत अच्छा अवसर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं माई अकेडमी के साथ, जहाँ की आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा प्ले स्टोर में जाना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और UPSC के लिए जो कोर्स आपके लिए अलग से बनाया हुआ है, ठीक, उसको जाके आपको लेना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे प्रीलिम्स निकालना है, कैसे मेंस निकालना है, ये सारा मार्गदर्शन हम आपको उपलब्ध कराएंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे 43वें संविधान संशोधन के, जो कि कुटीर उद्योगों और व्यक्तिगत सहकारी आधार को बढ़ाने के बारे में प्रयास करने की बात करता है। और इसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि राज्य प्रयास करेगा और इसके लिए बेचारे ने प्रयास कर भी लिया। कब? 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 97वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है? यही वो चीजें हैं कि हम चीजों को कनेक्ट करते हुए चलें। अगेन बोल रही हूँ कि रिपीट
बार बार हमको इसको चीज़ों को रटना पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट हमारे सामने हैं और बाकी टॉपिक्स भी हमारे सामने हैं। बार बार ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नीति निर्देशक सिद्धांतों को ही रटते रहें। तो हम इतने अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लें कि हमें चीज़ों को बार बार रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और इसके साथ साथ हम और भी चीज़ों को साथ में कनेक्ट करते हुए चलें। क्लियर है? चलिए अगला अनुच्छेद 46, राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा। वैसे भी जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो हम शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करते हैं, ठीक, जो कि आपका मौलिक अधिकार है। आपका किसी भी प्रकार से यदि शोषण हो रहा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से राज्य को भी निर्देश दिए गए हैं कि भैया थोड़ा सा तुम भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बेचारा शोषित हुआ पड़ा है, ठीक। और इसी के उपलक्ष्य में जब हम बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों की, तो अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के शोषण के संरक्षण के बारे में उपबंध मिलता है, जो कि कौन करेगा? राज्य करेगा। अब इस चीज के लिए भी राज्य ने बहुत सारी चीजें की गई हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ऐसी कई योजनाएं राज्य के द्वारा संचालित हैं जहां की उनका शोषण ना हो। हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की, अनुसूचित जनजाति अधिनियम की, अनुसूचित जाति अधिनियम की, ठीक। और इनके लिए अलग से आयोग भी बनाए गए हैं, जो कि वो तो हालांकि संवैधानिक उनको दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसी के लिए प्रयास भी कौन करेगा? राज्य करेगा। जब बात करते हैं दुर्बल वर्गों की, दुर्बल वर्गों में बीकर सेक्शन में कहना थोड़ा सा कभी कभी मुझे हास्यास्पद भी लगता है कि जब हम दुर्बल वर्गों की बात करते हैं तो इसमें महिलाओं का नाम आता है, ठीक। महिलाएं, बच्चे, कौन कौन? महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, ठीक, जिसको हम कहते हैं वृद्ध। महिला, बच्चे और वृद्ध, इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इनको बीकर सेक्शन कहा जाता है, इनको दुर्बल वर्ग कहा जाता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बड़ा हास्यास्पद सा लगता है, ठीक। तो महिलाएं, बच्चे और वृद्ध, इनको अलग अलग स्तर पर दुर्बल माना जाता है, शारीरिक रूप से, ठीक, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इनकी कमजोरी के कारण इनको बीकर सेक्शन में रखा जाता है। और इसके लिए जब हम वृद्धों की बात करते हैं तो वृद्ध आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं और शारीरिक रूप से भी, ठीक, क्योंकि एज अ ह्यूमन, एज एक मनुष्य के तौर पे हर व्यक्ति का जिसका जन्म हुआ है वो धीरे धीरे उसकी आयु भी बढ़ेगी और एक ऐसी स्थिति भी आती है जब वो वृद्ध हो जाता है और इस समय वो काम करने की स्थिति में नहीं होता है, इस समय वो कहीं जॉब करने की स्थिति में नहीं होता है और शरीर भी थोड़ा सा साथ देना छोड़ देता है। और इसीलिए वृद्धों को क्या रखा जाता है? कमजोर वर्गों में रखा जाता है। जब बात करते हैं बालकों की, बच्चों की, बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, वो जॉब कर सकते हैं, ठीक, कि अपनी आर्थिक सहायता कर लें। साथ ही वो विकास की उस गति में होते हैं कि जहाँ की उनको ज़रूरत होती है किसकी? सहयोग की, ठीक है, अपने माता पिता की। जब बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, शिशु रूप में होते हैं, तो माता की ज़रूरत होती है। थोड़े बड़े हो जाते हैं, पिता की भी जब आवश्यकता होती है, ठीक, उनको देखभाल की कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम उनको क्या रखते हैं? कमज़ोर वर्गों में रखते हैं। जब महिलाओं की बात करते हैं तो इनको आदि काल से महिलाओं की जो स्थिति रही है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जिस तरीके से रही है, इवन जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को वैश्विक स्तर पर भी आज हम जिन देशों को बहुत समृद्ध धनी राष्ट्र मानते हैं, वो भी 1920 में जाके महिलाओं को वोट करने का अधिकार दे पाए हैं, ठीक। साथ ही महिला को इंसान मानने तक आने तक भी बहुत एक लंबी यात्रा पार करनी पड़ी है। क्लियर है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब बात करते हैं ना कि नीतियों की या फिर हम योजनाओं की या कल्याणकारी योजनाओं की, तब हम कुछ ऐसे पार्टों को भी पढ़ते हैं जो सामाजिक स्तर पर भी हम इनको देखते हैं। क्लियर है? तो दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा के लिए क्या करेगा? राज्य प्रयास करेगा, उनके शोषण से उनका संरक्षण करेगा। अब बात आती है अनुच्छेद 47 की।
मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रतिबंध की बात करता है। और इस चीज से आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक भी हो जाना चाहिए, गांधी जी शराबबंदी के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। गांधी जी को जब तब मौका मिलता था वो नशा मुक्ति के लिए कार्य किया करते थे। ठीक, नशे के आदी लोगों को और शराब की दुकानों को बंद करवाने के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहते थे। ठीक है, तो ये चीजें भी हम अनुच्छेद 47 में देखते हैं। अब बात करते हैं गायों, बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध के प्रतिषेध के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ऐसा मानते हैं कि गाय को लेके आए दिन बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, हम उन पे बात नहीं करेंगे। ठीक, वो एक अलग तरीके के मुद्दे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गाय न सिर्फ दूध के लिए, बाकी उसके जो बछड़े होते हैं वो भी, हम जब बात करते हैं ना कृषि प्रधान राष्ट्र की, हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में खुद को बताते हैं कि हमारा मुख्य जो व्यवसाय है या मुख्य जो सबसे प्रमुखता में है वो कृषि है। और जब हम बात करते हैं कृषि प्रधान राष्ट्र होने की, तब ये चीज़ बहुत आवश्यक हो जाती है कि हम गाय बछड़ों को संरक्षण दें। ठीक, क्योंकि कृषि करने के लिए जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय उतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, आज के जैसे इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, और कृषि करने के लिए गाय और बछड़ों का बहुत महत्व था। ठीक, और इसी को लेके हम आज भी उन चीज़ों को लेके चलते हैं कि इन चीज़ों का संरक्षण होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला, ये एक्चुअल में 48A है। क्लियर है? थोड़ा सा इसको ठीक कर लें। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन प्रयास करेगा? राज्य प्रयास करेगा। और इसी चीज के लिए बेचारे ने प्रयास किए भी। आप लोग कहेंगे मैम बेचारा क्यों बार बार बोल रहे हो? हम इसीलिए बेचारा बार बार बोलते हैं कि प्रयास में लगा हुआ है राष्ट्र। ठीक, कभी जो लोग व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ भी नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी जिसमें ज्यादातर मतलब कि समूह में ज्यादा लोगों को जिस चीज से फायदा हो उस चीज के लिए राज्य या राष्ट्र हमेशा ही प्रयासरत रहा है। और जब हम बात करते हैं पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन की, इसके लिए राष्ट्र या राज्य ने कई प्रयास किए हैं। जैसे कि हम 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक, साथ ही वायु प्रदूषण के लिए भी अधिनियम बनाया, वनों के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया, जल, वायु, मृदा, हर चीज के संरक्षण के लिए राष्ट्र हमेशा से प्रयासरत रहा है और इसने कई ऐसे अधिनियम हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो इन चीजों को हम यहाँ से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। क्लियर है? चलिए अगला, जिसको हम कहते हैं उदारवादी नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 44 और 45। ठीक, पहले इनको देख लेते हैं, आगे और भी को भी देखेंगे। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकता के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान कराने का प्रयास करेगा। इसको भी मैं देती हूँ 1 स्टार, 2 स्टार और कहूँ कि 3 स्टार। आए दिन ये चीज चर्चाओं में रहती है, आए दिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो ये चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल से क्लिक हो गई होगी। और साथ में प्रश्न भी बहुत उठते हैं, मैम ये समान नागरिक संहिता क्या होती है? ठीक, और जब प्रश्न भी पूछे जाते हैं ना कि समान नागरिक संहिता की जिसकी बात कर रहे हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, और इसलिए ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, राज्य क्या करेगा? संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि भैया इसको कानून बना दिया जाए। समान नागरिक संहिता क्या है? जब हम भारत जैसे राष्ट्र की बात करते हैं, जो कि जिसको मैं कहती हूँ कि धर्मों का गुलदस्ता है, विभिन्न धर्मों का गुलदस्ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, कई फूल मिलके बड़ा सुंदर सा दिखने लग जाता है, वैसे ही जब हम भारत की बात करते हैं, कई धर्म, कई संस्कृतियों का मिला जुला रूप भारत में हमें देखने को मिलता है।
ठीक, अनेक संस्कृतियाँ, अनेक धर्म, अनेक रीति रिवाज, अनेक चीज़ें अनेक हमें देखने को मिलती हैं और इसी के साथ कुछ सकारात्मक चीज़ों के साथ नकारात्मक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, नहीं भी उठ रहा होगा तो मैं चाहती हूँ कि उठना चाहिए, ठीक, तो कि क्या राज्य ने इसके लिए कुछ किया है अभी तक, ठीक है, तो इस चीज़ को लेके हम हमेशा चलते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे की जो चीज़ें हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को, माई अकेडमी ऐप को, और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।